एबॉर्शन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। बहुत सारे कंपटीशन एग्ज़ाम्स में एबॉर्शन से क्वेश्चन ज़रूर आता है। एम्स नॉर्सेट का फ़िलहाल एग्ज़ाम हुआ, उसमें भी एबॉर्शन से क्वेश्चन आया। चलिए डिस्कस करते हैं। इस सेशन में हम पहले थोड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को डिटेल में स्टडी करेंगे, देन उसके बाद में प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जो एबॉर्शन से रिलेटेड क्वेश्चन हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। एबॉर्शन को हम डिफ़ाइन करें तो अकॉर्डिंग टू WHO फीटस और एम्ब्रियो एक्सपेल्ड आउट हो जाना जिसका वज़न 500 ग्राम से या उससे कम है और वो इंडिपेंडेंटली सर्वाइव नहीं कर सकता। क्या WHO ने बोला कि ऐसा फीटस और ऐसा एम्ब्रियो जो एक्सपेल्ड आउट हो चुका है जिसका वेट 500 ग्राम से कम है और वो इंडिपेंडेंटली सर्वाइव नहीं कर सकता, उस प्रोसेस को हम अबॉर्शन कहेंगे। एक और डेफिनेशन है यहाँ पर जिसको हम और अच्छे से समझ आ जाएगा। एबॉर्शन का जो प्रोसेस है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ पार्शियल और कंप्लीट सेपरेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन। जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है मतलब फीटस, प्लेसेंटा और मेम्ब्रेन, ये तीनों प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन हैं। तो ये प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन यूटेराइन वॉल से या तो कम्प्लीटली सेपरेट हो जाते हैं या पार्शियली सेपरेट हो जाते हैं और यूटेराइन कैविटी में आ जाते हैं। हो सकता है कि वो यूटेराइन कैविटी के अंदर ही रह जाए या फिर वो बाहर एक्सपेल्ड आउट हो जाए। सो ये जो पूरा प्रोसेस हुआ इसे हमने एबॉर्शन कहा। यहाँ पर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइन लिखा हुआ है, बिफोर एज ऑफ वायबिलिटी। सो एबॉर्शन का प्रोसेस है क्या कि वायबिलिटी की एज को अटेन करने से पहले ही फीटस क्या हुआ, पार्शियली और कम्प्लीटली सेपरेट आउट हो गया प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन और यूटेराइन कैविटी के अंदर आ गया, या तो वो कैविटी में रह गया या फिर वो बाहर एक्सपेल्ड आउट हो गया। अब ये एज ऑफ वायबिलिटी क्या है? सो यहाँ पर हमने इसको डिस्कस किया है कि एज ऑफ वायबिलिटी का मतलब होता है कि फीटस वायबल हो जाना, यानी कि फीटस जो है उसका वेट 500 ग्राम या इससे ज़्यादा होना चाहिए, 22 वीक का गेस्टेशन होना चाहिए और वो इंडिपेंडेंटली सर्वाइव कर सके। अगर किसी कंडीशन में फीटस एक्सपेल्ड आउट हो भी जाता है तो वो इंडिपेंडेंटली सर्वाइव कर सके, तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे कि फीटस क्या है, वायबल है। सो एज ऑफ वायबिलिटी हमने डिस्कस किया। और जो एक्सपेल्ड प्रोडक्ट है एबॉर्शन के प्रोसेस में उसे हम एबॉर्टस कहते हैं। अर्ली प्रेगनेंसी ब्लीडिंग के बहुत सारे कॉजेज़ होते हैं। सो उसका एक मेन और एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है एबॉर्शन। अर्ली प्रेगनेंसी ब्लीडिंग जो मेजर कॉज की बात करें तो वो एबॉर्शन की वजह से होती है। 95% ऑफ एबॉर्शन अर्ली प्रेगनेंसी ब्लीडिंग को अकाउंट करता है। इंसिडेंस को हम देखें तो सारी क्लिनिकल प्रेगनेंसीज़ के 10 से 20% चांसेस एबॉर्शन होने के होते हैं और 10% जो एबॉर्शन है वो इलीगली इंड्यूस किए जाते हैं। 75% एबॉर्शन 16 वीक के पहले किए जाते हैं। बात करते हैं हम इटियोलॉजी की कि एबॉर्शन के होने के कारण क्या क्या हो सकते हैं। एबॉर्शन का एग्जैक्ट कॉज अननोन है, यानी कि 40 to 60% केसेस में हमें पता ही नहीं चलता है कि एबॉर्शन हुआ क्यों है। इसके अलावा एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 4 ऑप्शन दे सकते हैं और सबसे ज़्यादा एबॉर्शन जो है वो जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से होता है। क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ या जर्म प्लाज्म डिफेक्ट्स की वजह से एबॉर्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो अदर फैक्टर्स भी हैं। सो फर्स्ट है जेनेटिक फैक्टर्स, जिसमें मैंने आपको बताया क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ 50% केसेस के अंदर एबॉर्शन कर देता है। एंडोक्राइनल फैक्टर्स की बात करें सो इसमें ल्यूटियल फेज डिफेक्ट और डेफिशिएंट प्रोजेस्टेरोन लेवल, यानी कि कार्पस ल्यूटियम प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रही है, ल्यूटियल फेज में डिफेक्ट हो रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि कार्पस ल्यूटियम क्या करती है, प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन करती है और प्रोजेस्टेरोन प्रेगनेंसी मेंटेनेंस हार्मोन है। प्रेगनेंसी को बनाए रखने के लिए प्रोजेस्टेरोन ज़रूरी है। अगर प्रोजेस्टेरोन नहीं बन पाएगा तो क्या होगा, एबॉर्शन हो जाएगा। सो एंडोक्राइनल फैक्टर्स के अंदर ल्यूटियल फेज डिफेक्ट या कार्पस ल्यूटियम इनसफिशिएंसी आप कह सकते हैं, जिससे डेफिशिएंट प्रोजेस्टेरोन हो जाएगा। मेटाबॉलिक फैक्टर्स के अंदर थायराइड एबनॉर्मलिटीज़ जैसे
बहुत सारे थायराइड एबनॉर्मलिटीज़ हैं, हाइपरथायरॉयडिज्म एंड हाइपोथायरॉयडिज्म एक्सेट्रास। नेक्स्ट, डायबिटीज़ मेलाइटस भी एक इम्पॉर्टेंट कॉज है जिसके अंदर एबॉर्शन के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं। सो एंडोक्राइनल एंड मेटाबॉलिक फैक्टर्स 10 से 15% केसेस के अंदर एबॉर्शन को कॉज करते हैं। बात करते हैं हम एनाटॉमिकल एबनॉर्मलिटीज़ मीन्स स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज़, जैसे सर्विक्स इनकम्पिटेंस। सर्वाइकल इनकम्पिटेंस क्या होता है? सर्विक्स इतनी कम्पिटेंट नहीं है कि वो प्रेगनेंसी को 9 मंथ तक होल्ड करके रख सके। सो वो क्या होती है, प्रेगनेंसी को होल्ड नहीं कर पाती है और मिसकैरीज या अबॉर्शन हो जाता है। नेक्स्ट, कंजेनाइटल मालफॉर्मेशंस ऑफ यूट्रस, जैसे बाइकॉर्नुएट यूट्रस, सेप्टेट यूट्रस है जिसमें अबॉर्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। या फिर जो प्लेसेंटा है वो वास्कुलर प्रॉपर नहीं है, वो प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं दे पा रहा है, और या फिर यूट्रस में कहीं ना कहीं एडहेशन बने हुए हैं जिसकी वजह से अबॉर्शन हो रहा है। बहुत सारे कॉजेज़ हैं। बात करते हैं हम इन्फेक्शन की। वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, पैरासाइटिक इन्फेक्शंस। वायरल इन्फेक्शंस जैसे रूबेला, साइटोमेगेलो वायरस, वेरियोला और HIV वायरस। अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वायरल इन्फेक्शन हो गया, वेरियोला, HIV, साइटोमेगेलो वायरस, तो उनके केसेस में क्या होते हैं, 5% केसेस में चांस होते हैं कि एबॉर्शन हो सकता है। पैरासाइटिक इन्फेक्शंस में टॉक्सोप्लाज्मोसिस और मलेरिया अबॉर्शन को कॉज करता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में क्लेमाइडिया और ब्रुसेला इन्फेक्शन को कॉज करता है, अबॉर्शन को कॉज करता है। बात करते हैं हम इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। 5 से 10% केसेस के अंदर इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर्स अबॉर्शन कॉज करते हैं, जैसे ऑटो इम्यूनिटी या थ्रोम्बोसिस ऑफ यूटेरो प्लेसेंटल वास्कुलर बेड। जो प्लेसेंटल वास्कुलर बेड है जहाँ पर ब्लड सप्लाई हो रही है वहाँ पर थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हो गया है और वो प्रॉपर न्यूट्रिएंट सप्लाई नहीं कर पा रहा है, प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रहा है। ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर्स, इंटरल्यूकिन्स, या फिर एक हमने यहाँ पर लिखा है APAS यानी कि एंटी फास्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम। ये सारे इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं जो 5 से 10% केसेस के अंदर एबॉर्शन को कॉज करते हैं। नेक्स्ट, इटियोलॉजी है मैटरनल मेडिकल इलनेस। मींस अगर मदर को कोई मेडिकल इलनेस है तो उससे भी एबॉर्शन हो सकता है, जैसे साइनोटिक हार्ट डिजीज़ हैं या हीमोग्लोबिनोपैथीज़ हैं, उन सब कंडीशंस के अंदर एबॉर्शन कॉज हो सकता है। लास्ट इटियोलॉजी है एनवायरमेंटल फैक्टर्स, फॉर एग्जांपल सिगरेट स्मोकिंग, कॉन्ट्रासेप्टिव इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस, IUD, सर्टेन ड्रग्स या एक्सपोजर टू रेडिएशंस, हेयर डाइज, नॉक्शियस एजेंट्स, केमिकल्स, ये सब एबॉर्शन कॉज कर सकते हैं। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ एबॉर्शन। एबॉर्शन को हमने 2 टाइप से क्लासीफाई किया है, स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन और इंड्यूस्ड अबॉर्शन। अब स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन को हम मिसकैरिज भी नाम देते हैं। सो अबॉर्शन और मिसकैरिज दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। अगर अबॉर्शन नेचुरल मीन्स से हो रहा है, अपने आप हो रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन। सेकंड, अगर एबॉर्शन इंड्यूस करवाया जा रहा है, चाहे वो लीगली इंड्यूस करवाएं चाहे इलीगल तरीके से इंड्यूस करवाएं, तो उसे हम कहेंगे इंड्यूस्ड या डेलिब्रेट अबॉर्शन। डेलिब्रेट का मतलब होता है सोच समझकर किया गया कार्य। सो स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन को हम मिसकैरेज नाम क्यों देते हैं? क्योंकि ये नेचुरल मीन्स से होता है, अपने आप ही अबॉर्शन हो रहा है, इसलिए स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन बोला। और मिसकैरेज सिर्फ और सिर्फ स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन के लिए ही यूज़ किया जाता है। सो स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन के 2 टाइप्स में हमने डिवाइड किया है, एक आइसोलेटेड अबॉर्शन एंड रिकरेंट अबॉर्शन। आइसोलेटेड अबॉर्शन के बहुत सारे टाइप्स हैं, थ्रेटन्ड अबॉर्शन, इनएविटेबल अबॉर्शन, कंप्लीट अबॉर्शन, इनकम्प्लीट अबॉर्शन, मिस्ड अबॉर्शन, सेप्टिक अबॉर्शन। और अगर ये अबॉर्शन 2 या 3 टाइम्स कंसेक्यूटिव लगातार हो रहे हैं, बार बार प्रेगनेंसी स्टैब्लिश हो रही है और हर बार अबॉर्शन हो जाता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, रिकरेंट अबॉर्शन। रिकरेंट अबॉर्शन का जो मेन कॉज है वो है सर्वाइकल इनकम्पिटेंस की वजह से रिकरेंट अबॉर्शन होता है, प्रेगनेंसी स्टैब्लिश होते हैं, अबॉर्शन हो जाता है।
बात करते हैं हम इंड्यूस्ड अबॉर्शन। ये लीगली अगर इंड्यूस किए जाएं तो उसे हम मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कहते हैं, और यहाँ पर प्रॉपर असेप्टिक टेक्निक्स का यूज़ होता है, पेशेंट को हार्म नहीं किया जाता। और इलीगल अबॉर्शन, जिसको हम अनसेफ अबॉर्शन बोलते हैं, यहाँ पर सेप्सिस या इन्फेक्शन के होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फर्स्ट है, हम डिस्कस कर रहे हैं स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन। सो फर्स्ट है थ्रेटन्ड अबॉर्शन। थ्रेटन्ड अबॉर्शन एक ऐसी क्लिनिकल एंटाइटी है, एक ऐसा अबॉर्शन का टाइप है जिसके अंदर मिसकैरिज या अबॉर्शन का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, लेकिन वो उस लेवल पे नहीं पहुंचा है कि जहां से प्रेगनेंसी को हम कंटिन्यू नहीं कर सकते। कहने का मतलब हुआ कि अगर किसी को थ्रेटन्ड अबॉर्शन हो गया है तो वहाँ पर प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करने के चांसेस होते हैं, लेकिन बहुत ही रेयर केसेस के अंदर थ्रेटन्ड अबॉर्शन के अंदर प्रेगनेंसी को कंटिन्यू किया जाता है। इसका कारण क्या है? क्योंकि अगर हम थ्रेटन्ड अबॉर्शन में प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करेंगे तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन हो सकता है, प्लेसेंटा पुअर फंक्शन कर सकता है, या प्री टर्म लेबर के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इसलिए थ्रेटन्ड अबॉर्शन है तो भी प्रेगनेंसी को अवॉइड किया जाता है, लेकिन रेयर कंडीशन में हम करवा सकते हैं प्रेगनेंसी को कंटिन्यू। सो थ्रेटन्ड अबॉर्शन में क्या हो रहा है? अबॉर्शन में हो रहा है कि मिसकैरिज का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, लेकिन उस लेवल तक नहीं पहुंचा है कि हम प्रेगनेंसी को कंटिन्यू नहीं कर सकते। क्लिनिकल फीचर्स की बात करें, ब्लीडिंग पर वेजाइना, वेजाइना से ब्लीडिंग होती है, और अर्ली स्टेज में ब्लीडिंग्स थोड़ी ब्राउनिश कलर की या ब्राइट रेड कलर की आप कह सकते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर थ्रेटन्ड अबॉर्शन देखा जाता है। अगर लेट सेकेंड ट्राइमेस्टर में थ्रेटन्ड अबॉर्शन हुआ है तो वहाँ पर ब्लीडिंग थोड़ी ब्रिस्क रेड कलर का हो सकता है, थोड़ा ज़्यादा डार्क रेड कलर का हो सकता है। जो ब्लीडिंग है वो स्पॉटिंग के फॉर्म में होता है, ज़्यादा प्रोफ्यूज ब्लीडिंग नहीं होता है, और ये अपने आप स्टॉप हो जाता है। पेन की बात की जाए तो थ्रेटन्ड अबॉर्शन के अंदर पेन लेस ब्लीडिंग होती है, यानी कि पेन नहीं होगा, और हो किसी को पेन की प्रॉब्लम है भी तो वो छोटा मोटा क्रैम्प्स लाइक पेन होगा, या डिसमेनोरिया में जो पेनफुल मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स आते हैं उस टाइप के क्रैम्प्स होंगे, लेकिन वो इतने ज़्यादा हेवी क्रैम्प्स नहीं होंगे। यूट्रस सॉफ्ट एंड नॉन टेंडर होगा। एग्ज़ाम में क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, पेशेंट का कंडीशन दे सकते हैं कि पेशेंट को पेनलेस ब्लीडिंग हो रही है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पेशेंट आया है और उसको कोई पेन वगैरह नहीं है, और यूट्रस उसका सॉफ्ट है, नॉन टेंडर है। आइडेंटिफाई कीजिए कौन सा अबॉर्शन है, तो वहाँ आंसर जाएगा थ्रेटन्ड अबॉर्शन। थ्रेटन्ड अबॉर्शन का मैनेजमेंट की बात की जाए तो जब तक ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होगी तब तक रेस्ट एडवाइस करना है, पेन रिलीफ के लिए ड्रग्स देने हैं, प्लाज्मा प्रोजेस्टेरोन का एस्टिमेशन करना है। किस केसेस के अंदर? अगर हमें लग रहा है कि कार्पस ल्यूटियम प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रही है तो हम क्या करेंगे? प्लाज्मा प्रोजेस्टेरोन का एस्टिमेशन करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन करती है, और प्रोजेस्टेरोन एक प्रेगनेंसी मेंटेनेंस हार्मोन है। अगर कार्पस ल्यूटियम प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही तो प्रोजेस्टेरोन कम बनेगा और प्लाज्मा प्रोजेस्टेरोन एस्टिमेशन किया जाएगा, तो वहाँ पर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ पर है। नेक्स्ट मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉज। अगर हम कॉज का पता लगा सकें तो कॉज का पता लगाएं और उसे ट्रीट करें। लास्ट लाइन में हमने जो पहले भी डिस्कस किया है, थ्रेटन्ड अबॉर्शन के अंदर प्रेगनेंसी को कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन बहुत रेयर केसेस में ये किया जाता है क्योंकि इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन, प्लेसेंटा फंक्शंस और प्री टर्म लेबर के साथ में हमें प्रॉब्लम्स दिखाई देती हैं। प्री टर्म लेबर हो सकता है। पेशेंट को डिस्चार्ज पे क्या एडवाइस देनी है कि एक्टिविटीज़ को कम से कम 2 वीक के लिए लिमिटेड रखें, हैवी वर्क नहीं करना है, सेक्सुअल इंटरकोर्स को अवॉइड करना है, और 3 से 4 वीक बाद रिपीट अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी करवाना है। नेक्स्ट, इनएविटेबल अबॉर्शन। इनएविटेबल अबॉर्शन एक ऐसा क्लिनिकल एंटाइटी है, एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर अबॉर्शन का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है और वो उस लेवल तक पहुँच चुका है कि अब हम प्रेगनेंसी को कंटिन्यू नहीं कर सकते। जो प्रोडक्ट है उसको एक्सपेल्ड आउट कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो इसे हम कहेंगे इनएविटेबल अबॉर्शन, और इसके क्लिनिकल फीचर्स हैं
इंक्रीज्ड वेजाइनल ब्लीडिंग, बहुत ज़्यादा मात्रा में वेजाइनल ब्लीडिंग होगी, और लोअर एब्डोमेन में सीवियर स्पाज्मोडिक कॉलिकी पेन होगा। इंटरनल एग्जामिनेशन अगर कंडक्ट करें तो इंटरनल ओएस हमें ओपन डायलेट फील होगा, और वहाँ से आप पैल्पेशन कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन को पैल्पेट कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि इंटरनल ओएस इतना ज़्यादा डायलेट हो गया कि जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है वो इंटरनल ओएस के थोड़े बाहर प्रोड्यूस आउट हो रहे हैं। यूट्रस स्मॉलर साइज़ का हो गया है, और सेकेंड ट्राइमेस्टर के अंदर मिनी लेबर भी स्टार्ट हो सकता है, यानी कि एक्सपल्शन का प्रोसेस भी स्टार्ट हो सकता है। मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज़ के अंदर स्ट्रिक्ट सेप्सिस मेंटेन करना है, और जो भी प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है उसके एक्सपल्शन के प्रोसेस को बढ़ाना है, एसिलरेट करना है। जनरल मेजर्स, करेक्शन ऑफ अनीमिया, करेक्शन ऑफ डिहाइड्रेशन, मेंटेनेंस ऑफ असेप्सिस, ब्लड लॉस हो गया है तो आईवी फ्लूइड थेरेपी देना है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन देना है। एक्टिव ट्रीटमेंट यहाँ पर 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, बिफोर 12 वीक्स एंड आफ्टर 12 वीक्स। बिफोर 12 वीक्स डीएनई परफॉर्म करना है, ब्लंट क्यूरेट का यूज़ करना है, यूट्राइन कैविटी को क्यूरेट करके एक्सप्लोर करना है, और या फिर हम सक्शन इवैक्यूएशन फॉलोड बाय क्यूरेटिस भी हम कर सकते हैं। 12 वीक के बाद में क्या करना होगा, हमें ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन देना होगा ताकि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस आएँ और प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन एक्सपेल्ड आउट हो सके। 10 यूनिट ऑक्सीटोसिन इन 500 ml ऑफ नॉर्मल सलाइन 40 to 60 ड्रॉप पर मिनट के हिसाब से हमें ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूज करना होगा यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को स्टार्ट करने के लिए। यहाँ पर अब हम आफ्टर 12 वीक्स में 2 कंडीशंस बताया है। इफ़ फीटस एक्सपेल्ड, मतलब फीटस एक्सपेल्ड हो चुका है, प्लेसेंटा सेपरेट तो हो गया है लेकिन प्लेसेंटा वहाँ पर यूट्राइन कैविटी में रिटेन्ड रह गया है, तो फिर हम क्या करेंगे, ओवम फॉर्सेप का यूज़ करेंगे और प्लेसेंटा को रिमूव आउट करेंगे। सेकंड कंडीशन में है प्लेसेंटा सेपरेट ही नहीं हुआ, सो प्लेसेंटा का डिजिटल सेपरेशन करना है, जनरल एनेस्थीसिया लगा के इवैक्यूएशन किया जाता है और डिजिटल सेपरेशन पेशेंट का किया जाता है। एक्सेस ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए मिथार्जिन, सिंटोसिन, अर्गोमेट्रिन एडमिनिस्टर किए जाते हैं अगर सर्विक्स डायलेट हो चुकी है और यूट्रस 12 वीक से कम का है, तो एक्सेस ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए हम मिथार्जिन, अर्गोमेट्रिन और सिंटोसिन दे सकते हैं। नेक्स्ट, कंप्लीट अबॉर्शन। नाम से हमें पता चल रहा है अबॉर्शन पूरा कंप्लीट हो चुका है, यूट्राइन कैविटी पूरी एम्प्टी हो चुकी है। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कंप्लीट एबॉर्शन ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन कंप्लीटली यूट्राइन कैविटी से बाहर आ चुका है, यूट्राइन कैविटी एम्प्टी हो चुकी है। इसके क्लिनिकल फीचर्स की हम बात करें तो हिस्ट्री ऑफ एक्सपल्शन ऑफ फ्लैशी मास पर वेजाइनम, यानी कि वेजाइनली फ्लैशी मास निकला है, पेशेंट ऐसा बोलेगा, और फिर हमें क्या करना है, उससे कुछ क्वेश्चंस पुटअप करने हैं। एब्डोमेन पेन पहले था लेकिन फ्लैशी मास निकलने के बाद एब्डोमेन पेन सबसाइड हो गया है, वेजाइनल ब्लीडिंग भी स्टॉप हो गई है। अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी हमने करवाई कंफर्म करने के लिए कि कुछ ना कुछ प्रोडक्ट कहीं बाहर अंदर तो नहीं रह गया यूट्राइन कैविटी के अंदर, या सारा प्रोडक्ट बाहर आ गया। सो अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी जब परफॉर्म करवाई गई कंप्लीट एबॉर्शन के अंदर तो एम्प्टी यूट्राइन कैविटी हमें दिखाई दी। इंटरनल एग्जामिनेशन किया, स्मॉल एंड फर्म यूट्रस, और जो सर्वाइकल ओएस था, इंटरनल ओएस, वो क्लोज था, यानी कि इस कंडीशन में फीटस कम्प्लीटली एक्सपेल्ड आउट हो चुके हैं, प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन एक्सपेल्ड आउट हो चुका है, यूट्राइन कैविटी के अंदर कुछ भी नहीं है, इसलिए किसी भी प्रकार का मेडिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत ही नहीं है। इनकम्प्लीट अबॉर्शन, कंप्लीट अबॉर्शन का जस्ट अपोजिट, अबॉर्शन का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है और प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन का थोड़ा पार्ट बाहर निकल चुका है और कुछ ना कुछ पार्ट अंदर रह गया है। बेसिकली इनकम्प्लीट अबॉर्शन के अंदर प्लेसेंटा और उसके रेमिनेंट्स अंदर रह सकते हैं, जिसे हम रिटेंड प्लेसेंटा भी बोल सकते हैं। सो इनकम्प्लीट अबॉर्शन का जो प्रोसेस है वो एक ऐसी क्लिनिकल एंटाइटी है जिसके अंदर प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन का पूरा पार्ट बाहर नहीं निकलता, कुछ ना कुछ पार्ट यूट्राइन कैविटी के अंदर रह जाता है, जिसे हम इनकम्प्लीट अबॉर्शन कहते हैं। और इन कंप्लीट अबॉर्शन की वजह से प्रोफ्यूज एंड हेवी वेजाइनल ब्लीडिंग होती है, जिससे हेमरेज के चांसेस बढ़ जाते हैं। और हम ये जानते हैं कि हमारे भारत में मैटरनल मॉर्टेलिटी का जो मेन कारण है वो है हेमरेज, इसलिए मैटरनल मॉर्टेलिटी की रेट भी इनकम्प्लीट अबॉर्शन में ज़्यादा हो जाती है। क्लिनिकल फीचर्स,
हिस्ट्री ऑफ एक्सपल्शन ऑफ फ्लैशी मास, पेशेंट आपको कहेगा कि फ्लैशी मास निकला है। फिर लोअर एब्डोमेन में कंटिन्यू पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है, और एग्जामिनेशन में हमने पाया कि इनकम्प्लीट एक्सपल्शन हुआ है फ्लैशी मास का, कुछ ना कुछ पार्ट वहाँ पर अंदर रह गया है। अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी करवाई गई तो हमें यूट्राइन कैविटी के अंदर फ्लैशी मास फील हुआ या वहाँ पे दिखाई दिया। इंटरनल एग्जामिनेशन में स्मॉल यूट्रस, पैचुलस सर्वाइकल ओएस मींस थोड़ा सा सर्वाइकल ओएस ओपन था, हम फिंगर टिप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, इतना सर्वाइकल ओएस ओपन था। वेराइंग अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग, और बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है। मैनेजमेंट ऑफ इनकम्प्लीट अबॉर्शन, इनकम्प्लीट अबॉर्शन के मैनेजमेंट की मेन स्ट्रेटेजी ये रहेगी कि हमें मैटरनल मोर्टेलिटी को कंट्रोल करना है, हेमरेज को कंट्रोल करना है, अनीमिया का करेक्शन करना है, एंटीबायोटिक्स प्रोवाइड करवाने हैं, मीज़ोप्रोस्टोल देना है। रीसेंट केसेस के अंदर ERCP बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ERCP मीन्स इवैक्यूएशन ऑफ रिटर्न प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन। IV और IM अर्गोमेट्रिन एडमिनिस्टर करना है ताकि हम ब्लीडिंग को कंट्रोल कर सकें। लेट केसेस के अंदर जनरल एनेस्थीसिया लगा के यूट्रस को इवैक्यूएट किया जाता है। ओवम फॉर्सेप और ब्लंट क्यूरेट से प्रोडक्ट्स को रिमूव किया जाता है, DNC परफॉर्म की जाती है, और जो रिटर्न टिश्यूज़ हैं उनको हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए लैब में भेजा जाता है। मिस्ड एबॉर्शन, मिस्ड एबॉर्शन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर एबॉर्शन ऑलरेडी हो चुका है, फीटस डेड है, लेकिन वो वेरिएबल पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूट्रस के अंदर या यूट्राइन कैविटी के अंदर रह गया है। सो फीटस इज डेड एंड रिटेन्ड इनसाइड यूट्रस फॉर वेरिएबल पीरियड इज नॉन एज मिस्ड एबॉर्शन। मिस्ड एबॉर्शन के क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे? ब्राउनिश वेजाइनल डिस्चार्ज होंगे, प्रेगनेंसी के सिम्टम्स जो हैं वो सबसाइड हो गए हैं, और ब्रेस्ट चेंजेस, रिट्रोग्रेशन हो गया है उनका, यूट्राइन ग्रोथ रुक गई है, फीटल हर्ट साउंड नहीं सुनाई दे रहे हैं, फीटल में कोई मोशन मूवमेंट्स नहीं है, फीटल कार्डियक मूवमेंट्स नहीं है, इम्यूनोलॉजिकल प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव है, सर्विक्स फर्म है। सो ये सब इंडिकेट करेंगे कि एबॉर्शन हो चुका है, फीटस डेड हो चुका है। कॉम्प्लिकेशंस ऑफ मिस्ड एबॉर्शन की बात करें तो इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है इन्फेक्शन और ब्लड कोएगुलेशन डिसऑर्डर, DIC, डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोएगुलेशन। अगर डेड फीटस फीमेल की बॉडी में, मदर की बॉडी में 4 वीक से ज़्यादा समय के लिए रिटेन रह गया तो डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोएगुलेशन हो सकता है, कंडीशन बहुत ज़्यादा सीवियर हो सकती है। मैनेजमेंट की बात की जाए तो मीज़ोप्रोस्टोल दिया जाएगा, मेडिकल मैनेजमेंट में स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस लेकर आएगा जिससे एक्सपल्शन होगा, ऑक्सीटोसिन, सेफ्ट्राइक्सोन एंड आइब्यूप्रोफेन दिया जाएगा। एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट मींस स्पॉन्टेनियस एक्सपल्शन ऑफ प्लेसेंटा। और अगर हम डायरेक्टली बात करें मिस्ड एबॉर्शन का मैनेजमेंट, सो यहाँ मैनेजमेंट को हमने 2 स्ट्रेटजीज़ में डिवाइड किया है। लेस देन 12 वीक का यूट्रस है और यूट्रस 12 वीक के बाद का है। अगर यूट्रस लेस देन 12 वीक है तो एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट एंड मेडिकल मैनेजमेंट दिया जाएगा, और सक्शन इवैक्यूएशन, डायलेटेशन एंड इवैक्यूएशन। यूट्रस अगर 12 वीक से ज़्यादा का है तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स और ऑक्सीटोसिन लगाकर लेबर को इंड्यूस करवाया जाएगा, जिससे क्या होगा, कंसेप्टस का एक्सपल्शन होगा, और ERPC करवाया जाएगा, DNE करवाया जाएगा, PGE1 यानी कि प्रोस्टाग्लैंडिन E1 जो कि क्या करेगा, सर्विक्स को सॉफ्ट कर देगा, उसके बाद में डायलेटेशन एंड इवैक्यूएशन कंडक्ट होगा। सेप्टिक अबॉर्शन की हम बात करें तो सेप्टिक अबॉर्शन एक ऐसी क्लिनिकल एंटाइटी है जिसमें अबॉर्शन के प्रोसेस के साथ में इन्फेक्शन के एविडेंस भी मिल रहे हैं। यूट्रस में और उसके कंटेंट्स में और एडजेसेंट स्ट्रक्चर्स में हमें इन्फेक्शन मिलता है तो हम कहेंगे सेप्टिक अबॉर्शन। क्राइटेरिया ऑफ इन्फेक्शन क्या है? आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन मिल सकता है। एक फ़ीमेल आपके ऑफिस में आई है, उसका टेम्परेचर इतना है, उसका ऑफेंसिव प्यूरुलेंट वेजाइनल डिस्चार्ज है, पेल्विक इन्फेक्शन है, टेंडरनेस है, लोअर एब्डोमेन में पेन हो रहा है, आइडेंटिफाई कीजिए कौन सी कंडीशन है, तो आंसर होगा सेप्टिक अबॉर्शन। जितने भी सारे अबॉर्शन हैं उसमें से 10% चांसेस होते हैं कि इन्फेक्शन सेटल हो जाए और सेप्टिक अबॉर्शन कंप्लीट हो जाए। जो मोस्ट कॉमन अबॉर्शन है जिसके अंदर सेप्सिस के चांसेस ज़्यादा होते हैं वो इनकम्प्लीट अबॉर्शन होता है,
और इनकम्प्लीट एबॉर्शन की वजह से हेमरेज भी ज़्यादा होता है। मोड ऑफ इन्फेक्शन नॉर्मल वेजाइनल फ्लोरा हो सकते हैं या एनेरोबिक बैक्टीरिया जैसे स्ट्रेप्टोकोकाई, क्लॉस्ट्रीडियम या एरोबिक बैक्टीरियाज, ये सब इसके कॉजेज़ हो सकते हैं। इडियोलॉजी की हम बात करें कि इंड्यूस्ड हमने अबॉर्शन इंड्यूस करवाया लेकिन वो अनसेफ है या इलीगल अबॉर्शन है या इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन है, सो इन सब रीजंस की वजह से इन्फेक्शन सेटल हो सकता है। क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या होंगे? सिक, एंशियस लुक, टेम्परेचर 38 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा, चिल्स, राइगर, टैकीकार्डिया, हाइपोथर्मिया, एब्डोमेन, चेस्ट पेन, टैकिपनिया, इम्पेयर्ड मेंटल स्टेटस, डायरिया, वोमिटिंग, टेंडरनेस, बॉगी यूट्रस, यूटराइन टेंडरनेस, ऑफेंसिव प्यूरुलेंट वेजाइनल डिस्चार्ज। क्लिनिकल ग्रेडिंग ऑफ सेप्टिक एबॉर्शन, यहाँ से कई बार क्वेश्चन बनता है, आपको सिचुएशन दी जाती है और आपको ग्रेड आइडेंटिफाई करनी होती है। सो ग्रेड 1, अगर इन्फेक्शन यूट्रस तक लोकलाइज है तो ग्रेड 1 होगा। अगर यूट्रस से थोड़ा पेरीमेट्रियम तक या ओवी तक मीन्स फैलोपियन ट्यूब तक, ओवरी तक, पेल्विस तक चला गया तो ग्रेड 2 होगा। अगर जनरलाइज्ड पेनोटिनाइटिस और सेप्टिसीमिया है तो ग्रेड 3 होगा। और ग्रेड 4 में क्या होगा? सेप्टिक शॉक या सीवियर सेप्टिसीमिया वाली कंडीशन डेवलप हो गई है तो वो होगा ग्रेड 4। सेप्टिक अबॉर्शन का मैनेजमेंट की मेन स्ट्रेटजीज रहेगी कि हमें इन्फेक्शन को कंट्रोल करना है, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन को रिमूव करना है, सपोर्टिव थेरेपी देनी है और जो भी हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं उसके रेस्पॉन्स को चेक करना है समय से, और अगर अपग्रेड करना है, ट्रीटमेंट को मॉडिफाई करना है तो वो हमें करना है। जनरल मेजर्स में हॉस्पिटलाइजेशन और एग्जामिनेशन ऑफ वेजाइना, ताकि हम ये देख सकें कि इन्फेक्शन कहाँ तक फैला है, उसका एक्सटेंट कितना गया है, और पेशेंट का ओवरऑल असेसमेंट करना है, वेजाइनल स्वाब, सर्वाइकल स्वाब लेना है। मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज़ के अंदर एंटीबायोटिक्स, एनाल्जेसिक्स, एंटीमाइक्रोबियल्स, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, क्लिनिकल मॉनिटरिंग, डायलिटेशन, इवैक्यूएशन, लैपेरेटोमी, अगर ग्रेड 3 सेप्टिक इन्फेक्शन का है तो लैपेरेटोमी करना होगा, और इवैक्यूएशन ऑफ यूट्रस विद इन 24 आवर के अंदर यूट्रस को इवैक्यूएट करके अगर कुछ प्रोडक्ट्स हैं तो उनको बाहर निकालना है 24 घंटे के अंदर अंदर। प्रोफाइलेक्टिक एंटी गैस गैंग्रीन सीरम, प्रोफाइलेक्टिक एंटी गैस गैंग्रीन सीरम क्यों दिया जाता है? क्योंकि कुछ बैक्टीरियाज हैं जैसे क्लॉस्ट्रीडियम मायोनेक्रोसिस बैक्टीरिया है जो कि मसल्स के टिश्यूज़ की डेथ कॉज कर देता है, जिसकी वजह से टॉक्सिक कंडीशन डेवलप हो सकती है और पेशेंट शॉक में भी जा सकता है। तो उस कंडीशन से बचाने के लिए, गैस गैंग्रीन वाली कंडीशन से बचाने के लिए हम प्रोफाइलेक्टिक एंटी गैस गैंग्रीन सीरम भी पेशेंट को दिए जाते हैं। सो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं थ्रेटन्ड एबॉर्शन, इसके बारे में हमने स्टडी किया कि एक ऐसी क्लिनिकल एंटाइटी है जहाँ पर एबॉर्शन का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है लेकिन उस लेवल तक नहीं गया है कि जहाँ से प्रेगनेंसी हम कंटिन्यू नहीं कर सकते। रेयर केसेस के अंदर हम प्रेगनेंसी को कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके बाद हमने इनएविटेबल अबॉर्शन को स्टडी किया जहाँ पर क्या था, प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है और उस लेवल पे पहुँच गया कि अब प्रेगनेंसी को हम कंटिन्यू नहीं कर सकते। इनकम्प्लीट अबॉर्शन में मतलब फ्लैशी मास वेजाइनली एक्सपेल्ड आउट हो गया है लेकिन कुछ ना कुछ प्रोडक्ट यूट्राइन कैविटी में रह गया है जिसकी वजह से हेवी प्रोफ्यूज वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है। मिस्ड एबॉर्शन यानी कि फीटस डेड हो चुका है और वो वेरिएबल पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूट्रस के अंदर रिटेन्ड रह गया है, और इस कंडीशन में क्या होता है कि मदर को डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोएगुलेशन हो सकता है, ब्लड कोएगुलेशन डिसऑर्डर्स हो सकते हैं अगर 4 वीक से ज़्यादा समय के लिए डेड फीटस फीमेल की बॉडी में रह गया तो। रिकरेंट अबॉर्शन, कंसेक्यूटिव अबॉर्शन, कंसेक्यूटिव मीन्स क्रमिक रूप से, यानी कि प्रेगनेंसी इस्टेब्लिश हुई और 3 या 4 बार ऐसा हुआ कि इस्टेब्लिश होते हैं अबॉर्शन हो रहा है बार बार, तो उसे हम कहेंगे रिकरेंट अबॉर्शन। और रिकरेंट अबॉर्शन का मेन कॉज होता है सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस, यानी कि सर्विक्स प्रेगनेंसी को होल्ड नहीं कर पाती है और अबॉर्शन हो जाता है। कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, एट व्हाट एज fetus is viable at international level? 16 week, 18 week, 20 weeks, 28 weeks. सो एज ऑफ वायबिलिटी यहाँ पर देखी गई है। हमने क्या स्टडी किया था? अकॉर्डिंग टू WHO एज ऑफ वायबिलिटी 22 वीक्स 500 ग्राम, लेकिन यहाँ पर नियरेस्ट हमारा आंसर होगा आंसर सी 20 वीक्स। एबॉर्शन अकर अप टू गेस्टेशन ऑफ
32 weeks, 24 weeks, 36 weeks, 40 weeks. So answer is B, 24 weeks. Expulsion of embryo of fetus before it is viable is called, correct answer is B, abortion. Type of abortion in which changes have reached a state where continuation of pregnancy is impossible, and the correct answer is B, inevitable abortion. Moderate to heavy vaginal bleeding in early pregnancy associated with open cervical OS is referred as, correct answer is C, inevitable abortion. A clinical entity where process of abortion has started but not progressed to a state from which recovery is impossible, and the answer is B, threatened abortion. A 27-year-old woman is admitted to hospital with spotting per vagina but no pain. Her history reveals 3 months amenorrhea and confirmed pregnancy test after her first missed period. She is suspected to be a case of abortion. Which type of abortion is suspected most likely? And the correct answer is C, threatened abortion. Bleeding in first trimester with no uterine contractions or pain and no dilatation of cervix indicates B, threatened abortion. ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं डिटेल्स में. Vaginal bleeding occurring before 28 week of gestation indicate, correct answer is D, threatened abortion. In which type of abortion fetus is dead and retained inside uterus for variable period? It is known as, correct answer is B, missed abortion. Dark brown vaginal discharge and negative pregnancy test is seen in which abortion? Correct answer is missed abortion. What type of abortion is caused when there is little bleeding and nothing is expelled from uterus? यानी कि थोड़ा सा ब्लीडिंग हुआ है लेकिन एक्सपेल्ड कुछ भी नहीं हुआ है. तो करेक्ट आंसर है सस्पेक्टेड अबॉर्शन है. यानी कि हो सकता है कि एबॉर्शन हो. क्यों? क्योंकि ब्लीडिंग किस में होता है? प्लेसेंटा प्रीविया में भी ब्लीडिंग होता है लेकिन एक्सपेल्ड आउट कुछ नहीं हुआ है. तो हम सस्पेक्ट कर सकते हैं कि पेशेंट को अबॉर्शन हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अबॉर्शन हो ही सही. सो यहाँ पर होगा सस्पेक्टेड अबॉर्शन. Involuntary loss of product of conception prior to 24 weeks of gestation is known as, correct answer is spontaneous abortion. इस क्वेश्चन में spontaneous abortion आंसर क्यों गया? यहाँ पर पूछा है involuntary loss of products, यानी कि वॉलेंट्री कंट्रोल में नहीं है, अपने आप हो रहा है, नेचुरल मीन से हो रहा है. सो स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन. अब स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन का कौन सा टाइप है? थ्रेटन्ड है, इनएविटेबल है, इनकम्प्लीट है. ये तीनों ही स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन में आते हैं. सो मेरे हिसाब से यहाँ पर जो आंसर है वो है स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन, क्योंकि ये तीनों उसी के अंदर इंक्लूड होते हैं और सिर्फ यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक नहीं कहा है कि प्रोडक्ट अंदर रह गया है या प्रेगनेंसी कंटिन्यूशन पॉसिबल है या नहीं है. इसलिए करेक्ट आंसर होगा स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन. द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन, इसको हमने डिस्कस किया था. जेनेटिक कॉजेस, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़, और करेक्ट आंसर है यहाँ पर डी, जर्म प्लाज्म डिफेक्ट, जो कि जेनेटिक फैक्टर्स के अंदर आता है. कॉज ऑफ रिकरेंट एबॉर्शन इन मिड ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी, एंड द करेक्ट आंसर इज सर्वाइकल इनकम्पिटेंस. जहाँ भी रिकरेंट एबॉर्शन है तो वहाँ पर इसका मेन कारण होगा सर्विक्स का इनकम्पिटेंस, और सर्वाइकल इनकम्पिटेंस का मैनेजमेंट करने के लिए सर्कलेज किया जाता है. जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें है सर्कलेज एंड सर्कलिंग ऑफ सर्विक्स विद सूचर. सर्विक्स पर क्या है? सूचर लगा दिए जाते हैं ताकि वो प्रेगनेंसी को होल्ड कर सके और एबॉर्शन की कंडीशन से बचाया जा सके. और उन सूचरिंग ऑपरेशंस को क्या कहते हैं हम? मैकडोनल्ड्स एंड शिरोडकर सूचरिंग, जो कि 14 वीक की प्रेगनेंसी में लगा जाते हैं. यानी कि अर्ली प्रेगनेंसी 14 वीक की प्रेगनेंसी में एनसर्कलिंग सूचर लगा दिए जाते हैं, जिनको मैकडोनल्ड्स और शिरोडकर ऑपरेशंस बोलते हैं. सर्वाइकल इनकम्पिटेंस के केस में रिकरेंट अबॉर्शंस को बचाने के लिए
या रिकरेंट अबॉर्शन नहीं होने के लिए ये लगाए जाते हैं। सो सर्कलेज इज़ डन फॉर पेशेंट विद विच अबॉर्शन और कंडीशन, एंड द करेंट आंसर इज़ सी, इनकम्पिटेंट सर्विक्स। McDonald's suturing is done in, correct answer is recurrent abortion, which should be carefully assessed by nurse during giving nursing care of mother with spontaneous abortion. So सबसे ज़्यादा जो नर्सिंग को अब नर्स को नर्सिंग केयर के दौरान अटेंशन देना है वो देना है हैमरेज पे, ब्लीडिंग पे। सो करेक्ट आंसर है ए, हैमरेज। A septic abortion where infection spread beyond the uterus to parametrium, tubes, ovary, pelvic peritoneum is considered as grade 2, and the correct answer is grade 2B. All of following are symptoms of incomplete abortion except, सारे सिम्टम हैं, सिर्फ एक नहीं है, वो आपको आइडेंटिफाई करना है। सो करेक्ट आंसर इज़ क्लोज्ड सर्वाइकल ओएस। हमने देखा था कि इनकम्प्लीट अबॉर्शन में क्या होता है, सर्वाइकल जो ओएस है वो ओपन होता है और इंटरनल एग्जामिनेशन के दौरान आप प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन को फील भी कर सकते हैं, और ये भी हो सकता है कि वो सर्वाइकल ओएस इतना डायलेट हो गया है कि वो प्रोट्रूड आउट होकर बाहर आ गए हैं प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शंस। Active management of patients with missed abortion at 12 week of gestation, and the correct answer is A, C, D. C. So vaginal evacuation, accelerate uterine contractions by oxytocin drip, slow dilatation of cervix by laminaria tent और suction evacuation. So इसका correct answer है C यानी कि 3, vaginal evacuation, स्लो डायलेटेशन सर्विक्स बाय लेमिनेरिया टेंट और सक्शन इवैक्यूएशन। क्योंकि 12 वीक गेस्टेशन के अंदर हमें ऑक्सीटोसिन देने की ज़रूरत नहीं है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस देने की ज़रूरत ही नहीं है। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हम कब देते हैं, ऑक्सीटोसिन हम कब देते हैं, जब 12 वीक के बाद का हम मैनेजमेंट करें। अर्ली स्टेज के मैनेजमेंट में मिस्ड एबॉर्शन के साथ में वेजाइनल इवैक्यूएशन करवाया जाएगा। तो वो क्या होगा, लेमिनेरिया टेंट क्या होते हैं कि स्पेशल डिवाइस होते हैं, और वो क्या करते हैं कि इनको सर्विक्स के अंदर प्लेस कर दिया जाता है और एमनियोटिक फ्लूइड को एब्जॉर्ब करके सर्विक्स को डायलेट करने में हेल्प करते हैं। जब सर्विक्स डायलेट हो जाती है तो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन को वेजाइनली बाहर इवेक्यूएट कर लिया जाता है, सक्शन इवेक्यूएशन कर लिया जाता है। तो 12 वीक के पहले हमें किसी भी प्रकार के यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन इंड्यूस करवाने की ज़रूरत नहीं है, ऑक्सीटोसिन देने की ज़रूरत नहीं है। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज़ कारमान टाइप कैथेटर इज यूज्ड इन विच कंडीशन, एंड द करेक्ट आंसर इज़ C, abortion. Thank you so much.